sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है बच्चों वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होती है, ये हम लोग जानते हैं। ये रहा साहब वो एलिमेंट जो कि sp3 डिहाइब्रिडाइज है। यहाँ पर एक एटम Y, फिर यहाँ पर एक और एटम Y, और यहाँ पर ये एक और एटम Y, और ये जो तीनों एटम्स है बच्चों दे आर ओरिएंटेड टूवर्ड द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस के अलोंग है, और एक एटम Y जो है वो बाहर की तरफ है और एक एटम Y जो है वो अंदर की तरफ है। और इस तरीके से जो ज्योमेट्री बन रही है बच्चों वो बन रही है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस तरह से उसकी ज्योमेट्री बना करती है। और एक बात आप जानते हैं बच्चों, ये जो ट्राइंगल वाले जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को हम लोग कहा करते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और जो कागज के प्लेन के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ आ रहे हैं उन्हें हम कहा करते हैं एक्सियल बॉन्ड। और मैं आपको यहाँ तक भी बता चुका हूँ बच्चों कि ये जो तीनों बॉन्ड्स होते हैं ये छोटे होते हैं, और ये जो बाहर या अंदर की तरफ जो बॉन्ड आ रहा होता है ये थोड़े से बड़े होते हैं। और कारण बच्चों ये जो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन था, इसमें इसे एक्चुअली दो का कंपोजिशन आप मान सकते हैं, sp2 और pd। अब sp2 मतलब ट्रायंगल प्लेनर, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और pd मतलब जो बाहर वाला है या जो फिर अंदर वाला हाइब्रिडाइजेशन है, ये आप लोग जानते हैं। और बकायदा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो ट्रायंगल प्लेनर ही होती है, और वो यहाँ पर भी प्रूव हो रहा है इस बात का बच्चों। और रही बात pd, तो वो एक लीनियर ज्योमेट्री हो गई, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बॉन्ड छोटे हैं, थोड़े से मोटे हैं, और ये बॉन्ड जो है बच्चों थोड़े से पतले हैं और थोड़े से लंबे हैं। कारण बच्चों sp2 में चूंकि s भी आता है, और s जो होता है बच्चों वो स्फेरिकल यानी कि गोलाकार यानी कि बॉल होती है, जो कि थोड़ी ज़्यादा जगह मांगती है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो 120 डिग्री के बनते हैं। ये सारी कहानी हम लोग देख चुके हैं। अब बात आ रही है बच्चों कि हमने जो केसेस पढ़े उनमें सारे एटम्स जो थे बच्चों वो आइडेंटिकल थे। अब मैं अगर कुछ ऐसा केस ले लूं बच्चों, जैसे कि ये देखिए PCl3F2। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ हमारे जहन में क्या आ सकता है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ फास्फोरस जो है साहब वो sp3D2 हाइब्रिडाइज है। अब यहाँ पर कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं बच्चों की, ये लीजिए ये क्लोरीन रख दिया, इनको बनाकर बच्चों मैंने बना दिया ट्राइंगल, और ये फ्लोरीन का एटम रख दिया, ये फ्लोरीन का एटम रख दिया। मतलब जो क्लोरीन के एटम्स थे बच्चों उन्हें हमने रख दिया इक्विटोरियल पोजीशन पर, और जो फ्लोरीन के एटम थे उनको रख दिया मैंने एक्सियल पोजीशन पर। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मैंने ये लीजिए साहब फास्फोरस, फिर यहाँ पर एक क्लोरीन रख दिया, एक क्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, और एक फ्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, एक फ्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, और एक क्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया। कुछ इस तरह की सिचुएशन शायद हमारे जहन में आए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। शायद हमारे जहन में ये भी आए कि साहब एक काम करते हैं सर, ये दो फ्लोरीन के एटम्स तो मैंने इसके प्लेन में रख दिए, एक क्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, एक क्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया, एक क्लोरीन मैंने यहाँ रख दिया। भाई इफ ऑल दी एटम्स आर आइडेंटिकल, नो डाउट, कोई दिक्कत कोई वांदा ही नहीं है बच्चों। अगर सारे जैसे PCl5 है सारे आइडेंटिकल है तो पांचों को आपको, तीन को कॉर्नर्स पर रख देंगे, दो को आगे पीछे रख देंगे। लेकिन अगर तीन एक जैसे हैं, दो एक जैसे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, क्या ये ज्योमेट्री सही है, क्या ये ज्योमेट्री सही है, क्या ये ज्योमेट्री सही है, तो हमें ये जानना है बच्चों। तो इसी के लिए यूज में आता है बच्चों बेंट का नियम, बेंट रूल, जो कहता है कि अगर सारे एटम्स आइडेंटिकल है तब तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर आएंगे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो बेंट कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पर आएंगे। मतलब जो फ्लोरीन के एटम्स है बच्चों वो एक्सियल पोजीशन पर आएंगे, और जो क्लोरीन के एटम्स है बच्चों वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। मतलब ये जो पहली वाली ज्योमेट्री मैंने PCl3F2 की बनाई है वो सही है, और ये वाली जो ज्योमेट्रीज हैं वो दोनों साहब गलत हैं। क्यों गलत है वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी पहले हम ये समझ लें कि बेंट रूल सेज कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए देन दे ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, वो हमेशा अक्षीय स्थिति पर आएंगे। और जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। इसलिए ये सही है और ये गलत है। और कारण बड़ा सिंपल सा होता है बच्चों कि देखिए जो प्लेन में है वो कौन से होते हैं, sp2 वाले, और s इज
क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एस नाभिक के पास है, और अगर वो नाभिक के पास है तो फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बच्चों जो एस ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है बच्चों उसकी एफिनिटी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए। बच्चों ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एज सच है sp3d, उसमें कोई दो मत नहीं, बट इसे आप इस तरह का इन दोनों का कंपोजिशन मान सकते हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो sp2 है, sp2 में s आ गया विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बीइंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और इसी कारण से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए एफिनिटी होगी, इसीलिए ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों क्लोरीन से जुड़ेगा, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों क्लोरीन से जुड़ेगा, और ऐसा ही है। तो बेंड का नियम बड़ा सिंपल सा, उसका कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि प्लेन वाले यानी इक्वेटोरियल वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ एफिनिटी रखेंगे। मतलब अगर प्लेन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ गए, मतलब प्लेन के बाहर और अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएंगे। तो ये है बच्चों छोटा सा नियम, बेंड का नियम। इसके कुछ और उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जरूर पहले ये मैं मिटा रहा हूं डायरेक्टली, लेकिन आप लोग जरूर इससे कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो को पीछे ले जाके पॉज करके। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसे कि XCO2F2 बच्चों, जिनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड। अब जिनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड बच्चों, इसमें अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे जिनॉन का, तो जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा बच्चों वो आएगा sp3d। क्यों आएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका माशाअल्लाह मैं आपको समझा चुका हूं। ये लीजिए साहब, यहां पर ये एक लोन पेयर, आपको एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है भाई। जिनॉन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 और ये 2 6 और ये 2 8। अब यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है बच्चों, वो ज्योमेट्री कैसी बनती है, ट्राइगोनल। ये तो आपके पास में एक ट्राइंगल बन गया, ये आपके पास में ट्रायंगल बन गया, और फिर एक पिरामिड जो है साहब ऊपर की तरफ बन जाएगा, एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा। ऐसा यहाँ पर कोई आइटम है नहीं, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है बच्चों, अगर एक लोन पेयर आ जाती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तो शेप सी सॉ वो झूले जैसा हो जाता है। तो इस तरह से एक यहाँ पर बनेगा बच्चों, और फिर यही पिक्चर यहाँ पर भी आएगी। तो ये मैंने एक रफली बना, पर ईमानदारी से अगर देखा जाए तो इसका शेप सी सा होता है। बट यहाँ पर फिर वही बात बोलूँगा बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनफैक्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन विल ऑक्यूपाई अ प्लेस बच्चों एट एक्शियल पोजिशन। देख लीजिए, फ्लोरीन को मैंने एक्शियल पोजिशन पर रखा है, लेकिन ऑक्सीजन को ब्रॉड साइड इक्वेटोरियल पोजिशन पर। क्यों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ में एफिनिटी रहेगी, और बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल पोजीशन व्हाइल फ्लोरीन ऑक्यूपाइज बच्चों ब्रॉड साइड एक्शियल पोजीशन। तो ये आपके पास में कुछ इस तरह की स्थिति आ रही है बच्चों XCO2F2 में। जिनॉन यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइज है बच्चों, sp3d। लगे हाथों में एक और काम की बात बताता हूँ बच्चों, बेंड का नियम तो बड़ा छोटा सा है, कभी कभार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न बन जाया करते हैं। और अब आपको चलिए XCO2F2 का स्ट्रक्चर ही दे दिया उन्होंने कि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ XCO2F2 इज, तो आपको 4 नीचे डायग्राम दे रखे, तो वो बेंड का नियम आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन कहाँ आएगा, वरना हम शायद वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है जब हम सोचते नहीं है, लेकिन जब आ जाती है तो लगता है अरे यार फ्लोरीन को यहाँ रखूँ मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखूँ कि ब्रॉड साइड पोजीशन पर। मैं बार बार ब्रॉड साइड वर्ड यूज़ हो रहा है बच्चों, क्योंकि वो इक्वेटोरियल ब्रॉड साइड हम लोग डायपोल्स वगैरह में पढ़ा करते हैं। एनीवेज, तो उससे फिर कंफ्यूजन आएगा कि फ्लोरीन को दोनों को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखूं कि एक्शियल पर रखूं, कि एक को एक्शियल पे एक को इक्वेटोरियल पे, वो कंफ्यूजन आता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब लगे हाथों में एक छोटी सी और बात बताता हूं बच्चों। देखिए, जिनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा अगर देखा जाए बच्चों, तो जिनॉन बीइंग अ नोबल गैस NH2NP6 होता है बच्चों। कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनॉन का नॉर्मल वे में होता है। नॉर्मल वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या पिक्चर बन रही है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है, और ये लीजिए साहब, ये एक पेयर इस तरह की रही, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों इसके एक्साइट हो गए। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच्चों इसके एक्साइट हो जाएंगे, और ये लीजिए कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब ये लीजिए साहब, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरह से एक्साइट कर दिया, और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आ गया बच्चों sp3
डिहाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में क्या पिक्चर बनती है, थोड़ा सा और इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये पेयर आपको दिखाई दे रही है, वो पेयर ये रही, गौर कीजिएगा बच्चों, वन बाय वन मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। ये पेयर ये रही। अब ये जो आपको इस sp3d में आपको जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बच्चों, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्लोरीन ने कवर कर दिया। ये लीजिए फ्लोरीन के साथ में बच्चों, जैसे ये जो आपको ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है वो जिनॉन का इलेक्ट्रॉन, और ये जो डॉट दिख रहा है वो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक बॉन्ड बन गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये जो डॉट है वो ये ब्लैक कलर का एरो, और ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये रहा बच्चों, जो कि यहाँ पर आ गया। अब बारी आती है बच्चों किसकी, अब बारी आती है बच्चों ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने बच्चों इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, और इसी तरह से बच्चों जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बच्चों आपको, जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, ये दोनों बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए बच्चों, और ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, बॉन्डिंग नहीं कहना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुए हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, चलिए ऑक्सीजन का इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसे भी मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पर ये क्रॉस से, और ये दोनों मिलकर कौन से बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बच्चों पाई बॉन्ड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चों, पिछले लेक्चर्स में भी घसीट घसीट के मैंने आपको बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों पाई बॉन्ड नहीं बनता, कभी उसका एक्सेप्शन हो सकता है। वो एक्सेप्शन भी हमने पिछले लेक्चर में देखा है बच्चों। बट यहां आप इसको यूं जरूर समझिए बच्चों कि देखिए, पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या आया वो आपने निकाल दिया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन निकालना अब आपके लिए एक बच्चों वाला काम होना चाहिए। अब ये एक बात ये आती है कि हमारे दिमाग में आता है कि यार हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेंगे कि एक को करेंगे, दो को करेंगे। शायद आपके ये जहन में आ रहा हो, आपके जहन में ये आएगा। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया कि अच्छा तीनों को एक्साइट करके रख दीजिए। अभी आपके दिमाग में आए कि सर हम तीनों को एक्साइट करें कि दो को करें कि एक को करें, ये आपके दिमाग में आ रहा है। तो उसका बड़ा सिंपल लॉलीपॉप सा आंसर है। आप देखिए यहाँ पर कितनी पेयर आ रही है, एक ही लोन पेयर आ रही है। एक लोन पेयर आ रही है मतलब एक्साइटेशन के बाद में सिर्फ एक पेयर बचना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, आप तीनों को एक्साइट कर दीजिए, क्योंकि तीनों को एक्साइट कर देने के बाद आपके पास एक पेयर बचेगी। अगर आप एक को एक्साइट करते तो फिर आपके पास दो पेयर बचती, एक पेयर तो ये और दो पेयर यहाँ बचती, तीन पेयर। क्योंकि ये चीज़ें दिमाग में आती है, मुझे पता है, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा आपने कर लेना है, ठीक है, इट्स ओके। बट जो सोचने की आदत रखते हैं भैया, उन्हीं को कन्फ्यूज़न भी आते हैं, और आना बहुत लाजमी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा भविष्य में भी आपसे। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों कि ये मैंने तीनों को क्यों एक्साइट करा, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मैं उसका स्ट्रक्चर बना चुका हूं। मेरे पास स्ट्रक्चर आज की डेट में पहले आ चुका है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, हाइब्रिडाइजेशन से स्ट्रक्चर नहीं आता, स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन आता है। असलियत, वास्तविकता यही है। हाइब्रिडाइजेशन इज प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। Anyways, now I know that this xenon is having only one lone pair. So as such यहाँ पर अभी चार पेयर्स थी, तो चार पेयर लेकिन बचनी चाहिए एक पेयर। मतलब लाजमी इन तीनों को एक्साइट करना पड़ेगा। मैं NP को ही एक्साइट करूंगा, ना कि NS को। NP एक्साइटेड पहले होगा, बाद में NS की बारी आएगी अगर गुंजाइश बनती भी है तो भी। एनीवेज, तो मैंने एक्साइट कर दिया। अब जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो डॉट बनाया बच्चों, ये फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में उसने एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली। लाइकवाइज यहाँ पर भी एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली। और जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग करी। वही पिक्चर यहाँ पर भी आ रही है। और यहाँ अगर हम देखें तो जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साइडवाइज और साइडवाइज ओवरलैपिंग में हाइब्रिडाइजेशन की कोई भागीदारी नहीं होती। मैं दो बार समझा चुका हूँ, बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसमें अगर हमसे चलिए ये पूछ लिया जाए, अच्छा यहाँ पर आप देखिए, जब ये पाई बॉन्ड बना तो जिनॉन के कौन से इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए बच्चों? ये जिनॉन का NS था, ये जिनॉन का NP था, और ये जिनॉन का बच्चों ND था। तो जिनॉन के कौन से ऑर्बिटल यूज हुआ? जिनॉन का ND यूज हुआ, जिनॉन का ND यूज हुआ, और ऑक्सीजन का 2p यूज हुआ। कुल मिलाकर इस तरह से देखिए, जो पाई बॉन्ड बना करता है बच्चों, उसे हम लोग कैसे बोला करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो केस बन रहा है, इसे आप लोग नाम देंगे बच्चों डी पाई, सॉरी बार मैं गलती कर रहा हूँ। ये जो बॉन्ड बना बच्चों, दिस बॉन्ड यू विल कॉल एज डी पाई पी पाई बॉन्ड। इसे आप डी पाई पी पाई बॉन्ड कहा करते हैं। क्यों कहा करते हैं इसे डी पाई पी पाई बॉन्ड? क्योंकि आप देखिए, पाई मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, और चूंकि जिनॉन ने डी ऑर्बिटल का यूज किया और ऑक्सीजन ने तो
पी का यूज़ किया है। भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है 2s2 2p4 होता है। ऑक्सीजन के पास तो वैसे भी अकल लगाने वाली बात है कि ऑक्सीजन के पास तो डी है ही नहीं, ऑक्सीजन के पास तो डी है ही नहीं। तो जब मैं इसको बोलता हूँ डी पाई पी पाई बॉन्ड, इसका तात्पर्य ये है कि जिनॉन डी ऑर्बिटल का ड्यूरिंग दिस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जिनॉन जो है वो डी ऑर्बिटल का यूज़ कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन पी का यूज़ कर रहा। और यहाँ पर कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड आ गए बच्चों? 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड आ गए। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ भी लिया जाता है कि हाउ मैनी डी पाई पी पाई पाई बॉन्ड्स आर देयर, या फिर अगर मुझसे पी पाई पूछा जाए तो यहाँ पर तो कोई पी पाई बॉन्ड है ही नहीं। देयर इज नो पी पाई बॉन्ड बच्चों, है ही नहीं। और डी पाई पी पाई कितने? 2 हैं। तो इस तरह से कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हालांकि बैंड रूल पे जो हमको काम करना था वो हम समझ चुके हैं, बट स्टिल अगर मैं जिनॉन ट्राइऑक्साइड के बारे में बात बोलूं बच्चों, तो जिनॉन ट्राइऑक्साइड का एक रफ स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। ये लीजिए साहब, एक ये लीजिए साहब, एक ये लीजिए साहब, और एक ये लीजिए। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगा एक रफ स्ट्रक्चर बनाना। भाई कोई भी एटम अगर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? देयर आर 3 सिग्मा एंड 1 एलपी, मतलब कुल मिलाकर बच्चों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। और sp3 में अगर एक लोन पेयर आती है तो शेप बच्चों हम लोग जानते हैं अब पिरामिडल होता है, पिरामिडी होता है। ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात ये आती है कि चलिए साहब इसमें किस किस तरह के बॉन्ड्स हैं, दैट व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि हम नंबर ऑफ डी पाई पी पाई वगैरह कैलकुलेट करते हैं। आप चाहें तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप स्वयं भी कर सकते हैं। उससे पहले बच्चों ये जो मॉलिक्यूल आपने लिखा है इसे जरूर लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ एक पेयर है। एसएच जिनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बच्चों NS2NP6 होता है। जिनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो NS2NP6 होता है। ये NS2 ये NP6। अभी क्या होगा बच्चों? कितनी पेयर दिख रही है आपको इसमें? सिर्फ एक पेयर, ओनली 1 पेयर यू आर फाइंडिंग। एंड इफ यू आर फाइंडिंग ओनली 1 पेयर, व्हाट डज इट मीन बच्चों? ये एक पेयर को छोड़ के बाकी तीनों पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि जो है हमको किसको एक्साइट करना है किसको नहीं। ये आपने एक्साइट कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है आपको? हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है बच्चों sp3। तो ये लीजिए, ये हाइब्रिडाइजेशन आपने sp3 कर दिया, इसमें sp3 संकरण आ गया। अब sp3 संकरण में क्या होगा? जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, भाई बच्चों ये जिनॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैंने ब्लैक सर्कल लिया। जिनॉन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर देता हूँ। ऐसे जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर देता हूँ, और जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ में एक्सियल ओवरलैपिंग कर देता हूँ। ये पिक्चर आएगी बच्चों। जिनॉन के एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग, जिनॉन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर भी वही। और अब बारी आती है बच्चों काहे की? अब बारी आती है ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने बॉन्डिंग में यूज़ नहीं किए हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में बच्चों साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पर ये जिनॉन का कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? ये जिनॉन का nd ऑर्बिटल है। तो जिनॉन ने d ऑर्बिटल का यूज़ करना और ऑक्सीजन ने तो p का यूज़ करना है। मतलब कुल मिलाकर यदि आप यहाँ पर देखें बच्चों तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। होप आपको ये बात भी दिमाग में घुस चुकी होगी। आई रिपीट बच्चों, क्योंकि जिनॉन ने कौन सा ऑर्बिटल यूज़ करें? डी ऑर्बिटल। बच्चों ये जिनॉन के डी ऑर्बिटल थे, और ऑक्सीजन ने कौन से यूज़ करें बच्चों? पी ऑर्बिटल। तो इस तरीके से 3 डी पाई पी पाई बॉन्ड बने, क्योंकि ये कई बार बच्चों पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको लगे हाथों बैंड रूल से ही थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो टॉपिक हमने लिखा हम सिर्फ उसी बारे में हार्डकोर बात करें, और भी बात कर सकते हैं। भैया ये तो केमिस्ट्री है, नॉलेज बेस्ड काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाता है। एनीवेज, जैसे अभी मैं बच्चों जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड लेता हूँ, तो जरा आप एक काम कीजिए, फटाफट इसका स्ट्रक्चर भी बनाइए और फटाफट नंबर ऑफ डी पाई पी पाई या पी पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए। अब यहाँ एक रफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ बच्चों। यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है। ये लीजिए बच्चों 1 2 3 4, तो फ्लोरीन जुड़ गए। भाई फ्लोरीन से तो ये सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेगा, और ऑक्सीजन से बच्चों ये डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ेगा। ये लीजिए ये ऑक्सीजन, अभी भी एक पेयर बच गई। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों? हेयर यू कैन फाइंड 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 एलपी है, मतलब कुल मिलाकर 6।
मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक लोन पेयर आती है तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ये आपको पता है। ज्योमेट्री कैसी होगी, इसमें जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो स्क्वायर पिरामिडल होगी। एक पिरामिड हट जाएगा, एक पिरामिड बचेगा, सीधी सीधी बात है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वैसे नॉर्मली ज्योमेट्री होती है और इसमें जो 6 बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। अब मैं अगर इसमें हाइब्रिडाइजेशन को समझना चाह रहा हूं तो मैं क्या पा रहा हूं, मैं उसके लिए बच्चों इसे मिटा दूं। नहीं बनाया हो तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे मिटाने का काम करने वाला हूँ। ये लीजिए साहब, मैं इसे मिटा दिया हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों, अगेन फिर वही बात, सबसे पहले मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही पेयर आपको दिखाई दे रही है, यू आर फाइंडिंग ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। सो इट मीन्स कि आप तीनों पेयर को एक्साइट कर दीजिए। आपने तीनों पेयर्स को बच्चों एक्साइट कर दिया, तीनों पेयर को आपने एक्साइट कर दिया। ये लीजिए बच्चों, और इस तरीके से अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ला रहे हैं, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ये लीजिए बच्चों, sp3d2 संकरण में इसकी जो ज्यामिति आ रही है वो स्क्वायर पिरामिडल आ रही है, वो तो आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हाउ मेनी फ्लोरीन एटम्स आर देयर, ये 4 फ्लोरीन के एटम्स के साथ में बच्चों ये एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेगा। तो 1 2 3 और ये 4, ये एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली। अब ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में भी ये एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेगा। सो बिटवीन दिस डबल बॉन्ड एक एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ऑक्सीजन के पास में और उसके साथ में बच्चों ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, शेप वर्क तो आपको पता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ डी पाई पी पाई देखें तो जिनॉन ने डी पाई यूज़ करना और ऑक्सीजन के पास तो पी ही होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक डी पाई पी पाई बॉन्ड आ रहा है। तो ये जो काम कर रहे हैं बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह निकालने का या नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने का कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों ये कोई बहुत जटिल काम नहीं है, बहुत सरल काम है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ढेरों सारे उदाहरण ले सकते हैं हम। एक आधा कोई और एग्जांपल लें अगर, मतलब चलिए HCO2F4, मैं नहीं जानता कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, आई डू नॉट नो, रियली आई डू नॉट नो, मैं बस जस्ट चला रहा हूँ, काम चला रहा हूँ। तो अभी चलिए इसमें अपन देखते हैं। तो बच्चों जिनॉन के साथ में 4 फ्लोरीन जुड़ गए बच्चों, 1 2 3 4। तो बच्चों उसमें फ्लोरीन जोड़ दिया आपने और 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। ये लीजिए बच्चों, 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए। कुछ इस तरह से यहाँ सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो यहाँ इक्वेटोरियल एक्सियल बोलना अक्लमंदी नहीं कहलाएगी। अब इस केस में अगर देखा जाए बच्चों तो जिनॉन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 आ रहा है, sp3d2 संकरण आ रहा है। और sp3d2 संकरण में बच्चों जो शेप, जो ज्योमेट्री मिलती है वो मिलती है बच्चों ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्टफल की ज्योमेट्री मिलेगी आपको। और अब अगर मुझे इसे समझना है पाई बॉन्ड्स वगैरह के बारे में तो मैं क्या करूं बच्चों, अब आप देखिए इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी एक्साइटेड। जितने इलेक्ट्रॉन्स थे सभी को एक्साइट कर दीजिए और सभी को एक्साइट कर देंगे। ये लीजिए बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये रहेगा बच्चों। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा वो आपको मालूम पड़ चुका है बच्चों, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब उसके साथ में ये 4 फ्लोरीन के एटम्स जोड़ दीजिए, ये 4 फ्लोरीन के एटम जोड़ता हूँ, ये 1 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और बचे बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ में ये कर देता हूँ, चलिए ये ऑक्सीजन के साथ में और ये ऑक्सीजन के साथ में, इस तरह से। और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, एज सच इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं होते, हमने शुरुआत में ही कहा था हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स होते हैं, बट जो अभी तक यूज़ में नहीं आए हैं, वो जो है साहब क्या बना देंगे यहाँ पर, पाई बॉन्ड, वो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना देंगे। और इस तरीके से ये 2 डी होंगे बच्चों और एक इसके तो डी ऑर्बिटल यूज होंगे और ऑक्सीजन के पी होंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों तो 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। तो बैंड रूल तो बड़ा सिंपल सा था बच्चों कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं तो वो एक्सियल पोजीशन पर होंगे। और क्यों? क्योंकि जो इक्वेटोरियल वाले हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनमें s ऑर्बिटल का कंटेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से जुड़ेगा। और जो एक्सियल पोजीशन वाले हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएंगे। और किस तरीके से नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। बाई चांस ये जो एग्जांपल देखे बच्चों सब में डी पाई पी पाई ही आए, एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं था जिसमें पी पाई आया हो, हम उसकी भी थोड़ी सी तलाश कर लेते हैं। और उसके लिए बच्चों मुझे इसे मिटाना पड़ेगा और मैंने मिटा भी दिया। अगर आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो को पीछे ले जाकर। अभी मैं बात करता हूँ बच्चों SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड। जरा आप वीडियो को पॉज करके फटाफट कीजिए बच्चों। एक काम कीजिए, SO2 और SO3 दोनों में डी पाई और पी पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेट, डी पाई पी पाई और पी पाई बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कीजिए बच्चों जरा फुर्ती से। अभी देखिए, मैं अगर SO2 की बात करूं बच्चों तो SO2 में कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी बच्चों। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एज सच सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 3s2 3p4 होता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है SO2 का वो 3s2 3p4 होता है। पर यहाँ पर देखिए बच्चों, ये SO2 है। अब SO2 में यहाँ पर एक पेयर है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी एक्साइटेड। केवल एक पेयर बचना चाहिए, एक नहीं बचना चाहिए। तो ये लीजिए बच्चों, ये ली मैंने एक पेयर, और यहाँ पर बच्चों ये और एक पेयर के इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट कर दिया, 1 2 3 4 5, ये एक्साइट कर दिया। अब यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? हेयर यू कैन सी देयर आर 2 सिग्मा एंड 1 LP, मतलब कुल मिलाकर 3, मतलब कुल मिलाकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये लीजिए साहब, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अभी यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एटम था, ये लीजिए साहब। अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों? ये एक पेयर थी, जो वो पेयर है वो ये रही, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन एक्सियल ओवरलैपिंग कर लिया और दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग कर लिया। अभी जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ऑक्सीजन सल्फर के पास। अब सल्फर के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ में जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है बच्चों ये दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं बच्चों? अब यहाँ पर पाई बॉन्ड तो 2 बन रहे हैं, वो तो आपको दिख रहा है कि 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन उनमें से एक पी पाई है और एक डी पाई है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के पास तो पी ही है, आपको सोचने की टेंशन ही नहीं है भैया, ऑक्सीजन के पास तो पी ही होता है। तो यहाँ पर सल्फर का पी और ऑक्सीजन का भी पी, और यहाँ पर सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी। इसीलिए बच्चों यहाँ पर एक पी पाई और एक डी पी पाई बॉन्ड आ रहा है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आपने शायद वीडियो को पॉज करके खुद भी कर लिया हो, क्योंकि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ बच्चों SO3 की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक रफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ साहब। ये लीजिए, यहाँ पर ये आपके पास में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों। भाई यहाँ पर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 में अगर एक लोन पेयर आती है बच्चों तो आपको पता है जो शेप होता है वो होता है बच्चों V शेप, या फिर दूसरी भाषा में जिसे हम बोलें बच्चों बेंट एंगुलर होता है बच्चों, होता है। अब अगर मैं इधर बात करूं SO3 में, तो यहाँ पर देखिए बच्चों देयर आर 3 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp2 आएगा। और sp2 में इफ देयर इज नो लोन पेयर देन शेप इज एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो होती है वही मिलेगी, ट्रायंगुलर, प्लेनर, त्रिकोण समतलीय ज्यामिति आपको इस केस में मिलेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से और समझने की कोशिश करूं कि कितने डी पाई कितने पी पाई होंगे। तो पहली बात तो ये कि चूंकि यहाँ पर सल्फर के पास में एक भी लोन पेयर नहीं आ रही, सो आई कैन से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन एक्साइटेड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने बच्चों यहाँ पर एक्साइटेड कर दिया है, एक्साइटेड कर दिया। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बच्चों वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में
एक, ये तो सारे सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर, ये सब सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स थे। और सल्फर के इलेक्ट्रॉन के साथ में बच्चों ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली। आई रिपीट, हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल ओवरलैपिंग ही होती है। और ये जो बाकी बचे बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेंगे बच्चों, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग के फलस्वरूप आपको बच्चों पाई बॉन्ड्स मिलते हैं। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सल्फर का पी और ऑक्सीजन का भी पी, ये सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी, सल्फर का डी, ऑक्सीजन का पी, मतलब कुल मिलाकर अगर इस वाली स्थिति या परिस्थिति में देखा जाए बच्चों, तो आपको एक तो यहाँ पर पी पाई बॉन्ड मिल रहा है, जबकि दो आपको बच्चों डी पाई पी पाई बॉन्ड्स मिल रहे हैं। अब उसे डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई बोल दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। लगे हाथ तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं बच्चों, जैसे ये हम एक कंपाउंड लेते हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है बच्चों, इन विच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, चलिए ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग, यहाँ पर भी एक्सियल ओवरलैपिंग। अब यहाँ एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है और अकल लगाने की जरूरत है बच्चों, वो एक जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी पाई ही होगा, क्योंकि ना तो कार्बन के पास में डी है ना ऑक्सीजन के पास में डी है, तो फिर यहाँ तो पाई बॉन्ड बनने का सवाल, मतलब वो डी पाई वाला तो फंडा यूज होना ही नहीं है। आप चाहो तो डिटेल में जा सकते हो एज सच, बट अगर स्टिल नहीं भी जाते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा भाई, कार्बन के पास भी कौन सा है, पी है, और ऑक्सीजन के पास भी कौन सा है, पी है, दोनों में से किसी के पास भी डी नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखा जाए तो कार्बन के तीनों ये जो है बच्चों इस तरह से स्थिति बनेगी, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन का नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है। नॉर्मली कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 यही होता है। लेकिन यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आपने एक्साइड कर दिया, ये बन गया। अब उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ में यूज़ करेगा, हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा भी हाइड्रोजन के साथ में, ये रहा, और तीसरा ऑक्सीजन के साथ में, वो ये रहा। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों कौन सा, sp2। अभी एक जो बचा है वो एक क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगा, और इस तरीके से ये जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो पाई बॉन्ड बनेगा। और वो कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, पी पाई। मैंने आपसे जैसा कहा भी था कि हम ओरली भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास भी पाई है और ऑक्सीजन के पास भी डी नहीं है, और कार्बन के पास में भी नहीं है, तो फिर वो पी पाई होगा। और पाई बॉन्ड कभी एस से तो बनता नहीं, क्योंकि एस ऑर्बिटल तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता ही नहीं है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो ओरली कहा जा सकता था। अब मैं यहाँ एक और जो काम की बात आपको बोलने वाला हूँ बच्चों, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। एज सच sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता है बच्चों वो ट्रायंगुलर प्लेनर यानी कि त्रिकोण समतली होता है, और इस केस में भी ज्योमेट्री बाकायदा ट्रायंगुलर प्लेनर ही मिलेगी। लेकिन जो एंगल होते हैं बच्चों वो ट्रायंगुलर प्लेनर में एंगल कितने मिलते हैं बच्चों, 120 120 120 के मिलते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये तीनों एंगल 120 के नहीं होंगे। अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता, जहाँ ऑक्सीजन है, अगर वो ऑक्सीजन की जगह वहाँ पर भी हाइड्रोजन होता तो फिर तीनों एटम्स आइडेंटिकल हो जाते और बॉन्ड एंगल माशाअल्लाह 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री जैसा कि इथाइलिन या इथीन में मिलता था। पर यहाँ वो स्थिति नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट इथाइलिन या इथीन में भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाता। और क्यों नहीं मिल पाता मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ तीनों बॉन्ड्स एंगल बच्चों 120 डिग्री के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दो हाइड्रोजन है बच्चों, जबकि यहाँ पर पेयर है। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना के बताता हूँ, आप जरा उसको समझिएगा। आपने ये देखा बच्चों कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे हैव द टेंडेंसी ऑफ रिपेलिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हो, प्रतिकर्षित करने के कारण जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाते हैं। और यही कारण है बच्चों, अब देखिए जरा, अब यहाँ बच्चों यहाँ जो है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन, ये इस तरह से। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और ये भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स या यूं कहा जाए बच्चों यहाँ पर 2 पेयर्स आ गई। तो इन 2 पेयर की रिपल्शन की ताकत थोड़ी ज़्यादा है। इन 2 पेयर्स की रिपल्शन की ताकत ज़्यादा है बच्चों। ये लीजिए, ये आपके पास में जो है अभी इस तरह से समझिएगा।
कि ये, एक सेकेंड बच्चों, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरह से समझिएगा कि ये तो दो आपके पास में हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और यहाँ पर आ गया बच्चों एक ऑक्सीजन, ये आ गया बच्चों एक ऑक्सीजन। ये देखिए बिल्कुल ऐसी ज्योमेट्री मिल रही है आपको, नोटिस कीजिए। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चार इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनकी रिपल्शन की ताकत और ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड्स दूर दूर जाने के बजाय बल्कि और कहाँ जाते हैं बच्चों, पास 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 आएंगे। ये क्योंकि रिपल्शन इन दोनों के बीच में भी हो रहा है, और रिपल्शन यहाँ पर भी ऑफर हो रहा है, ये भी रिपल्शन ऑफर कर रहा है और ये दोनों भी रिपल्शन ऑफर कर रहे हैं। पर यहाँ जो रिपल्शन मिल रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ दो इलेक्ट्रॉन थे वहाँ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से बच्चे, और 4 इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन 2 इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज़्यादा होगा। और ना केवल ये बात है बल्कि एक और बात भी बच्चों को, डबल बॉन्ड छोटा होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। ये भी आगे चल के आप लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि बॉन्ड छोटा होता है बच्चों। तो यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो और ज़्यादा रहेगा। इसीलिए क्या होता है बच्चों कि ये जो बॉन्ड होना कायदे से कितना चाहिए, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री होना चाहिए, पर वो नहीं मिलेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है उससे ज़्यादा रिपल्शन इसका है, ये और ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर है। और यही कारण होता है बच्चों कि ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं रह पाता। एक जनरलाइज्ड वे में मैं बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने जितना अगर मुझे सही पता है तो, कि दिस इज़ हाफ 116 डिग्री, और यहाँ जो एंगल मिलता है बच्चों वो लगभग 122 डिग्री, और यहाँ पर भी जो एंगल मिलता है बच्चों को 122 डिग्री। अगर तीनों का सम करेंगे तो वो 360 ही आएगा। पर ये तीनों बॉन्ड एंगल बराबर नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिपल्शन है वैसे ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का है। सो अगर ऊपर से देखा जाए, नीचे से देखा जाए तो वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये एंगल डिफरेंट होगा और ये एंगल डिफरेंट होगा। अब ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो कुछ भी बन सकता है। चलिए क्वेश्चन दे दिया कि साहब ये H है, ये H है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब इधर एंगल बोल दिया मान लीजिए θ1, इधर एंगल बोल दिया θ2, इधर θ3, और इनका ऑर्डर बोल दिया कि बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है वगैरह वगैरह। तो अकल लगा सकते हैं कि θ2 और θ3 चूँकि सिमेट्रिक है इसलिए सेम होंगे, और उन दोनों की वैल्यू θ1 से बड़ी होगी, क्योंकि ये रिपल्शन ज़्यादा ताकतवर होगा इस दोनों के बीच के रिपल्शन से, इसलिए ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल कम होगा। देखिए प्रश्न बनाने के 1760 तरीके हो सकते हैं। फंडा अगर क्लियर है तो फंडा लगाना कोई बड़ा काम मेरे ख्याल से नहीं होता। तो इस तरीके से बच्चों, इनफैक्ट जो बात मैंने आपको यहाँ पर करी, यही बात मैंने जैसा इथाइलिन या इथीन में कहा आपसे, इथाइलिन या इथीन के स्ट्रक्चर को जरा याद कीजिए बच्चों, कैसा था वो स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर भी वही पिक्चर बनेगी। ये जो एंगल होगा बच्चों वो छोटा होगा, और ये दोनों एंगल बच्चों बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का रिपल्शन है जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है। हम लोग बोल जरूर देते हैं बच्चों 120 120 120, बट प्रैक्टिकली इट डजंट हैपन सो बिकॉज ऑफ डिसिमिलर kind of bond. Here there are single bond while there is a multiple bond. So here the repulsion will be less in comparison of these two repulsion. Of course these two repulsion will be of equal strength or magnitude you can say. So जो एंगल आएंगे बच्चों वो डिफरेंट आएंगे। ऑफ कोर्स ये कम होगा और ये दोनों ज़्यादा होंगे। लगे हाथों में एक और छोटी बात बताता हूँ बच्चों आपको, वो जो था आपके पास में दिस वाज, ये जो कंपाउंड था बच्चों, इस कंपाउंड का नाम आपको पता हो, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इसे फॉर्मल्डिहाइड या फिर दूसरी भाषा में बच्चों इसे हम लोग मैथेनल भी कह सकते हैं। IUPAC में आप लोगों को अगर पता हो तो, अदरवाइज आगे चल के आप पढ़ ही लेंगे। पर अगर मैं यहाँ पर बच्चों, अगर इफ दीज हाइड्रोजन्स इफ आई रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप्स, if these two hydrogens are replaced by alkyl groups, तो ये जो एंगल आएगा बच्चों, ये जो एंगल आएगा, ये एंगल इस 116 डिग्री से ज़्यादा आएगा। अभी कितना था 116, लेकिन यहाँ अगर ये एंगल देखेंगे बच्चों तो वो 116 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं बच्चों, ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और लाजमी है ये दोनों जितने बड़े होंगे, ये दोनों अल्काइल ग्रुप जितने बड़े होंगे उनमें रिपल्शन भी उतना ज़्यादा होगा और एंगल भी बच्चों उतना ज़्यादा होगा। सो अगर मैं इन अल्काइल ग्रुप्स को, अल्काइल ग्रुप्स आर मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, अल्काइल ग्रुप जिनको हम लोग CH3 C2H5 वगैरह वगैरह होते हैं जिन्हें हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अल्काइल ग्रुप बच्चों जितने बड़े होंगे
एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो एंगल बच्चों बढ़ता जाएगा, बट डिसिमिलरिटी अगर आएगी बच्चों तो फिर बेंट रूल कैसे लग सकता है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। फिर नंबर ऑफ डी पाई पी पाई का डिसिमिलरिटी से कोई लेना देना नहीं था, पर ये एंगल्स का जरूर उससे लेना देना था बच्चों। और देखिए केमिस्ट्री में बच्चों बहुत कुछ ऐसा है जिनको हम किसी पर्टिकुलर थ्योरी या कॉन्सेप्ट में नहीं बांध सकते, जो कि नॉलेज बेस्ड होता है। और जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी आपका नॉलेज भी और बढ़ता जाएगा। अभी हो सकता है आपको लगे अरे यार इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखेंगे, किसी किसी के दिमाग में ये बात शायद आ रही हो, पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हमें याद भी अपने आप सब कुछ रहता जाएगा।